हाय फ्रेंड्स, रामजीत यादव चंद्रशेखर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। और भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो पीजीटी टीजीटी में आते हैं उनके लेकर हम चले हैं आपको। चलिए क्वेश्चन करिए। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भू अभिनति की अवधारणा से संबंधित है। अब बताइए कि इसमें से कौन सा लेखक जो है भू सन्नति की अवधारणा से संबंधित है। पिंक और डेविस हैं या बुलरिज और मोर्गन है, हॉल और डाना है या बुलरिज और लैपिचोन है। बताइए इनमें से कौन सा लेखक भूसन्नति अवधारणा से संबंधित है। तो चलिए इसको देख रहे हैं कौन से लेखक इसमें भूसन्नति अवधारणा से संबंधित हैं। तो भूसन्नति की अवधारणा क्या होती है। भूसन्नति की संकल्पना सर्वप्रथम सराहनीय प्रयास हाल और डाना महोदय द्वारा किया गया। भूसन्नति की अवधारणा किसने दी थी। हाल और डाना महोदय द्वारा किया गया। ठीक है। जबकि भूसन्नति संकल्पनाओं को सिद्धांत के रूप में हाल महोदय ने प्रतिपादित किया। साधारणतः अर्थ में हम कहें तो भूसन्नति का तात्पर्य, ठीक है, भूसन्नति का तात्पर्य जलपूर्ण गति से लिया जाता है जिसमें तलछट का जमा होता है। वर्तमान समय में सभी प्राचीन अथवा नूतन पर्वतों का निर्माण भूसन्नतियों से ही हुआ है। जैसे हिमालय का ही निर्माण भूसन्नति से हुआ है, टिथिस का निर्माण भूसन्नति से हुआ है। ठीक है। इस तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची एक को सूची एक से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ लेखक का नाम है, दूसरी तरफ इनसे संबंधित किताबें हैं। तो पहले जैसे लेखक का नाम है KW बटजर और WM डेविस, C इमर्ब लेटन, J थॉरसेन, इनकी से संबंधित किताबें हैं। यहाँ पे प्रोसेस इन जियोमॉर्फोलॉजी एंड टाइम, जियोमॉर्फोलॉजी फ्रॉम द अर्थ, द जियोमॉर्फिक साइकिल, इनसे संबंधित हैं किताबें। तो इसको टिक लगाइए, आप देखिए कौन सा सही है। चलिए नेक्स्ट को इस पे चल रहे हैं आगे। तो देखिए KW बटजर जो है इनसे जियोमॉर्फोलॉजी फ्रॉम द अर्थ, इन किस किताब के लेखक हैं। मतलब KW बटजर द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक है, जियोमॉर्फोलॉजी फ्रॉम द अर्थ। WMC डेविस द्वारा लिखित पुस्तक है द जियोमॉर्फिक साइकिल। ठीक है। द C इमब लेटन द्वारा लिखित पुस्तक है प्रोसेस इन जियोमॉर्फोलॉजी। J थॉरसेन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है जियोमॉर्फोलॉजी एंड टाइम्स। इस तरह ये क्वेश्चन हो गया। ये पुस्तकें इनसे बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। निम्नलिखित में से किसे अंतर पर्वतीय पठार कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको अंतर पर्वतीय पठार कहा जाता है। ठीक है। जिसे ब्राजीलियाई, भारतीय, तिब्बतीय या अरेबियाई। ठीक। तो अंतर पर्वतीय पठार का मतलब होता है, चलिए नेक्स्ट आगे देख रहे हैं। अंतर पर्वतीय पठार का मतलब ये होता है कि यह ऊंचावच पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ मिलते हैं और इसका निर्माण भू संचलन द्वारा उन पर्वतों के सहचर्य से भूपटल के ऊपर उठने से होता है। जिसे कुनलुन या कुनलुन पर्वत है, हिमालय है। हिमालय श्रेणी के मध्य तिब्बत का पठार इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। मतलब भूसन्नति का मतलब ये अंतर पर्वतीय पठार कौन कौन है। तिब्बत का पठार अंतर पर्वतीय पठार है जो लगभग 12 लाख वर्ग किमी में विस्तृत है। कितने वर्ग किमी में है, लगभग 12 लाख वर्ग किमी में विस्तृत है। यह कहीं कहीं 6000 मीटर की ऊंचाई प्राप्त कर गया है। ठीक है। इसका अधिकतर आंतरिक भाग जल प्रवाह का क्षेत्र है, किंतु इससे विभिन्न किनारों से पर्वतों को पार कर कई विशाल नदियां प्रवाहित होती हैं। जैसे दक्षिण में सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, पूर्व में सवालीन है, मेकांग है। मतलब तिब्बत के पठार से ये नदियां निकलती हैं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सवालीन, मेकांग। इसी प्रकार एंडीज पर्वत श्रेणी ये भी अंतर पर्वतीय पठार है। इससे घिरी वोल्विया का पठार किससे है, एंडीज पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है। ठीक है। जो संसार का दूसरा सबसे बड़ा अंतर पर्वतीय पठार है। पहला कौन है, पहला है तिब्बत, दूसरा कौन है, दूसरा है
वोल्विया का पठार संसार का दूसरा सबसे बड़ा अंतरपर्वतीय पठार है। इसका मतलब कि हमारा कौन सा विकल्प सही है? हमारा विकल्प सही हुआ विकल्प नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए है और दूसरे कारण है आर है के रूप में दिया गया है। कोटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन में है वायु की निक्षेपी क्रिया के कारण एस्कर बनते हैं। मतलब ये कह रहा है कथन में कि एस्कर वायु के निक्षेपी क्रिया के कारण बनते हैं। दूसरा कह रहा है कारण क्या है? एस्कर सरिता हिमी निक्षेप के कारण बनते हैं। एस्कर जो है किसके कारण बनते हैं? सरिता हिमी के कारण बनते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है वायु की निक्षेपण क्रिया के द्वारा एस्कर नहीं बनता है। ठीक है, वायु की निक्षेपण क्रिया के द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। वायु की निक्षेपण क्रिया से जो स्थलाकृतियाँ निर्मित हैं, देखिए यहाँ पे वायु की निक्षेपण क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ में बालू का स्तूप है। ठीक है, क्या है? बालू का स्तूप है, लोयस है, लूनेट है, नेवका है। ये बालू मतलब किससे है? वायु के निक्षेपण स्थलाकृतियाँ हैं। जबकि सरिता और हिमादि की निक्षेपण द्वारा स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं? ड्रमलिन है, एस्कर है, केन है, टेटिन है आदि। जबकि वायु धूल कणों से के स्थान पर दूसरे स्थान पर निक्षेपित होकर जाती हैं, जिससे लोयस का मैदान कहा जाता है। जिसे निक्षेपण होकर जाती है वायु, उसे लोयस का मैदान कहते हैं। जबकि एस्कर का निर्माण हिमानी निक्षेपण की क्रिया द्वारा होता है। प्राप्त जलधाराओं द्वारा मलबा निक्षेपित हो जाता है। ठीक है, जो मलबा निक्षेपित होता है उनसे हम क्या बनाते हैं? उनसे क्या बनता है? लोयस एस्कर बनता है। ठीक है, इस तरह ये विकल्प चौथा सही है इसका। इस तरह विकल्प कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर इसका 4 विकल्प सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तल स्तरीय नकारात्मक गतियों का परिणाम है। तल स्तरीय नकारात्मक गतियों का परिणाम क्या है? ठीक है, तो पुनर्युवन, स्थिरीकरण या सन्निघर्षण या साल्टेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है पुनर्युवन। ठीक है, चलिए इसको विस्तार से देख रहे हैं। विभिन्न कारणों से नदियों में निम्नवर्ती अपरदन मतलब ड्रॉन वार्प्स वर इरेजन होता है। अचानक वृद्धि को पुनर्युवन या नवोन्मेषण कहा जाता है। मतलब नदियों के जो है निम्नवर्तीय अपरदन में अचानक वृद्धि हो जाती है, जिससे हम क्या कहते हैं? पुनर्युवन कहते हैं। जो तल स्तरीय अपरदन का प्रमुख कारण होता है, जो या तो स्थलखंड में उत्थान या सागर तल में गिरावट के कारण होता है। ठीक है, और सन्निकट घर्षण क्या होता है? सन्निकट घर्षण अपरदन के कारणों के साथ साथ चलने वाले विभिन्न आकार कणों के आपस में टकराकर टूटने फूटने की क्रिया को, मतलब घर्षण के कारण टूटने फूटने की क्रिया को सन्निकट घर्षण कहते हैं। ठीक है, और यह तलीय एवं पार्श्वीय अपरदन द्वारा होता है। ठीक है, इस तरह इस विकल्प का सही आंसर है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। विशेषताएं हैं यहाँ पे, ये परतदार होती हैं। सेल के बारे में बता रहा है कि सेल की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, सेल की विशेषताएं क्या होती हैं? तो ये परतदार होता है, इनमें जीवाश्म होते हैं, ये वाहित सेल होते हैं इसमें, और ये जल निकायों में बनती हैं। ठीक है, जल निकायों में बनती हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखें। इसका आंसर क्या है? पहला है, इसमें कह रहा है कि ABC है, फिर इसमें ABD है, इसमें AD है, इसमें ABC और D। तो सेल के बारे में कह रहा है, तो सेल परतदार होती हैं। सही बात है, सेल कैसी होती हैं? परतदार होती हैं। ठीक है, इसमें जीवाश्म रहित होती है, जीवाश्म नहीं होता है इसमें। ये वाहित सेल होते हैं। सही है, ये वाहित होते हैं।
ये जल निकायों में बनती हैं। देखते हैं कि जब कोई सी गड्ढे में पानी भरा आता है, सब सूख जाने के बाद उस सेल जैसे पपड़ी बन जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सभी सही हैं, तो मेरा 4 नंबर विकल्प 4 सही है। ठीक है, इनको बारे में देख लें। अवसादी चट्टाने की विशेषताएं, ये परतें, चट्टानों में परतें स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। छिद्रमय, ये चट्टानें छिद्रमय होती हैं। बालू तथा बजरी प्रधान चट्टानों में छिद्र बड़े, चीका प्रधान चट्टानों में छिद्र छोटे होते हैं। सरंध्र, सरंध्र क्या होता है, छिद्रों के कारण उनमें पानी सुगमता से प्रवेश कर सकता है, अर्थात जल निकायों की उपस्थिति होती है। ठीक है। नरम, ये चट्टानें, नरम के बारे में, तो ये चट्टानें आग्नेय चट्टानों की अपेक्षा नरम होती हैं और जल्दी टूट फूट जाती हैं। जीवाश्म होता है इसमें, सेल में, इनमें जीवाश्म जंतुओं और वनस्पतियों जीवाश्म मिलते हैं। रवे रहित होती हैं, इन चट्टानों में रवे नहीं होते हैं और ये रवे रहित होती हैं। ठीक है। अवसादी शैलों की विशेषताएं क्या होती हैं, इनका निर्माण आग्नेय शैलों के अपक्षय और अपरदन क्रिया द्वारा होता है। ठीक है। इनका जल जमाव निकायों द्वारा होता है। इनमें परतें पाई जाती हैं। ठीक है, परतें पाई जाती हैं। इनमें जीवाश्म भी होता है। इनमें वाहित प्रक्रिया द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से जमा दिया जाता है, जमा दी जाती है। ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि क्या है, अब विकल्प 4 सही है। आग्नेय शैल की विशेषता देख लें, तो आग्नेय शैल की विशेषता है कि इसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के समय निकले हुए लावा पदार्थों के जमकर ठोस या ठंडे होने से हुआ है। इनमें प्राथमिक या मूल शैल, इसे प्राथमिक या मूल शैल कहते हैं, इसको किसको, आग्नेय शैल को। ठीक है। इनमें परतें नहीं होती हैं। इनमें जीवाश्म भी नहीं होते हैं, मतलब इसमें परतें और जीवाश्म नहीं होते हैं। ठीक है। इसमें काली या रेगुड़ मृदा का निर्माण होता है, जो कपास की खेती के लिए विश्वविख्यात है। ये रवेदार होती हैं। ठीक है। अब रूपांतरित शैलों के बारे में जान लें, तो रूपांतरित शैलें, इनका निर्माण अवसादी और आग्नेय शैलों के दबाव और ताप के कारण होता है। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ये सबसे कठोर होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। सूची 1 को सूची 1 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ निक्षेप का स्थान है, दूसरी तरफ निक्षेप का नाम है। चैनल किससे बनता है, चैनल मार्जिन किससे बनता है, मतलब चैनल मार्जिन से क्या बनता है, ओवर बैंक फ्लड प्लेन क्या है, वैली मार्जिन क्या है, ऊर्ध्व अभिवृद्धि निक्षेप, पश्च निक्षेप, पिछड़ो ढक या पार्श्व अभिवृद्धि निक्षेप क्या होता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मिलान करिए। चैनल के बारे में तो ये पश्च निक्षेप होता है। चैनल जो है पश्च निक्षेप, चैनल पश्च निक्षेप है। ठीक है। चैनल मार्जिन जो है पार्श्व अभिवृद्धि निक्षेप है, पार्श्व अभिवृद्धि निक्षेप है। ओवर बैंक फ्लड प्लेन ऊर्ध्व अभिवृद्धि निक्षेप है, और ये वैली मार्जिन जो है मिश्रोड है। ठीक है। चले देखें इसको, तो देखिए चैनल जो है, चैनल पश्चिम निक्षेप है, चैनल मार्जिन पार्श्विक अभिवृद्धि निक्षेप है, ओवर बैंक फ्लड प्लेन ऊर्ध्व अभिवृद्धि निक्षेप है, और वैली मार्जिन मिसोड निक्षेप है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। जब तक चूना पत्थर कंदरा ढह जाती है, निम्न में से कौन सी आकृति बनती है, टर्न बनता है, या पोलजे बनता है, या डोलाइन बनता है, या विलियन रंध्र बनता है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर है, सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है पोलजे। ठीक है। क्या है, पोलजे। पोलजे है। ठीक है, पोलजे है। इसके देख रहे हैं, इसके बारे में क्या है। जब चूना पत्थर की कंदरा ढह जाती है तो पोलजे का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पोलजे का निर्माण होता है। चूना पत्थर काष्ठ शिलाकृति द्वारा अपर्दित निक्षेपित शिलाकृतियाँ हैं। ठीक है। ए अपर्दनात्मक शिलाकृतियाँ लैपिज टेरा रोसा धोल रंध्र से संबंधित शिलाकृतियाँ होती हैं। इनमें विभिन्न शिलाकृतियाँ आती हैं।
डोलाइन है, ठीक है, डोलाइन है, भुआला है, पोलजे है, कास्ट झील है और कास्ट खिड़की है, ठीक है। अंधी घाटी, कंदरा या गुफा या पुनेर या कंदरा या गुफा बनती हैं, ठीक है। इनमें बी है निक्षेपित स्थलाकृतियाँ। कौन कौन सी निक्षेपित स्थलाकृतियाँ हैं? तो स्कैलेक्टाइट, स्टैलेक्माइड और हम्स, ये जो निक्षेपित स्थलाकृतियाँ हैं। कंदरा या गुफा निर्मित संबंधित सिद्धांत कौन कौन दिए गए, कौन कौन है? तो कंदरा या गुफा निर्माण संबंधित सिद्धांत जो है अपघर्षण सिद्धांत, ठीक है, ये मैलार्ट ने दिया है। द्विचक्रीय सिद्धांत डेविस ने दिया है, ठीक है। भय में जल स्तर सिद्धांत स्विंडर्ट ने दिया है। स्थितिकी जल मादल सिद्धांत गाइडर ने दिया है, ठीक है। इस तरह ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल का हिस्सा नहीं है? वायुमंडल का हिस्सा, सबसे आसान क्वेश्चन है, मध्यमंडल, समताप मंडल, चुंबकीय नियंत्रण मंडल या बाह्य मंडल? इसमें से बताइए कौन सा वायुमंडल का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन, इसमें चुंबकीय मंडल जो है इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पृथ्वी के तल से लेकर अपनी उच्चतम सीमा तक वायुमंडल की परतों को रूपांतरित किया गया है। वायुमंडल की ये 5 परतें हैं, ठीक है। क्षोभ मंडल का विस्तार 0 से 16 किलोमीटर होता है। समताप मंडल का विस्तार, इसमें ये वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुगम होती है, इसमें तापमान घटता बढ़ता नहीं, समान बना रहता है। ये 17 से 50 किमी होता है। मध्यमंडल 51 से 80 किलोमीटर होता है। आयन मंडल 81 से 400 किलोमीटर होता है और बाह्य मंडल 400 किलोमीटर से अधिक का होता है, ठीक है। इस तरह ये आपके 10 क्वेश्चन रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करिए, ताकि और लोगों को भी अवसर दीजिए कि इसके बारे में जानें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।